नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो बिल्कुल चाहिए, उनसे चाहिए जो ये जानते नहीं हैं कि अगर हिंदुस्तान से उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया जाए तो दुनिया का 5वां मुल्क बन जाएगा, दुनिया का 5वां देश बन जाएगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सच सुना आपने। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो यूरोप के 4 बड़े देशों की आबादी के बराबर है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए तो एक अलग बड़ा देश बन जाएगा, यानी आबादी जरूरत से ज्यादा है। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश का हर एक राज्य दुनिया के एक देश के बराबर है। हर एक राज्य की आबादी दुनिया में उपस्थित किसी ना किसी देश को परिलक्षित करती है, उसे समावेशित करती है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसी बढ़ती हुई जनसंख्या की परिस्थिति को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीते कई सालों से लगातार सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और राष्ट्रीय निर्माण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सुरेश चौहान के जी अलख जगा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को अमली जामा पहनाने के लिए 70 दिनों में 20,000 किलोमीटर की यात्रा की और तमाम जगहों से समर्थन लेते हुए जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसी का ही प्रतिफल है कि एक एक करके धीरे धीरे बड़े राज्यों में, आबादी के लिहाज से बड़े राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून को धरातल पर लाने के लिए बड़े कदम उठाए जाने लगे हैं। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश का नाम सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ठान लिया है कि बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना है तो कठोर कानून लाना होगा। और इसीलिए विधि आयोग, लॉ कमीशन द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो मसौदा तैयार किया गया, पहले उसे जारी किया जाता है। और आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर अगले 10 सालों के लिए जनसंख्या नीति क्या हो, इसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी कर दिया है। एक तरफ सामाजिक समरसता, सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक समस्या को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश, लेकिन यही कोशिश कुछ विरोधियों को, कुछ गद्दारों को नागवार गुजर रही है। क्यों उन्हें जनसंख्या नियंत्रण कानून से इतनी आपत्ति है, इस पर भी हम खुलकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष अतिथियों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जो ये बता रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आज की जरूरत है। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नीति 2021-30 का विमोचन किया। जनसंख्या समस्या को लेकर पिछले 4 दशकों से देश में चर्चा चल रही है, जिसे विकास की राह में बाधक माना जा रहा है। सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि गरीबी का एक बड़ा कारण जनसंख्या भी है, इसलिए नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ प्रजनन दर कम करने की जरूरत है। यूपी में मौजूदा समय में प्रजनन दर 2.9 है, जिसे कम करके 2.1 पर लाना सरकार का लक्ष्य है। नई जनसंख्या नीति के अनुसार साल 2021-30 के बीच परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा। सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था की जाएगी। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए नवजात और मातृ मृत्यु दर को कम किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग जनसंख्या नीति पर अमल करेंगे उनके लिए अतिरिक्त इंसेंटिव की सिफारिश भी की जाएगी। 2 बच्चे वालों को सर्विस काल में 2 अतिरिक्त वेतन वृत्ति मिलेगी। माँ या पिता बनने पर पूरे वेतन भत्ते के साथ 12 महीने का अवकाश मिलेगा। और 2 से अधिक बच्चे रहे तो सरकारी नौकरी योग्य नहीं रहेंगे। सिर्फ परिवार के 4 सदस्यों का राशन ही मिलेगा। ऐसे लोग
स्थानीय निकाय या पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चल रहा है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य विधि आयोग ने इस विधेयक की ड्राफ्ट पर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी है। ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर लोड कर दिया गया है। इसे आयोग ने खुद की प्रेरणा से तैयार किया है। सुझाव को अंतिम रूप देने के बाद इसे सरकार को सौंपा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये समझ रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की गई तो आने वाले वक्त में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी जो आबादी से बर्बादी तक लेकर जाएगी, और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को अमली जामा पहनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास में आपको ले जाना चाहेंगे। हम आपको 18 मई 2019 को लिए गए एक इंटरव्यू का अंश दिखाना चाहते हैं, जिसमें प्रधान संपादक सुरेश चौहानके जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर समर्थन की अपील की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्टतः उसी वक्त दूरगामी जो परिणाम होने वाला है उसे लेकर दिल खोलकर अपनी बात रखी थी। आइए जरा उसे सुन लेते हैं। एक आपने जब पहली बार सांसद बने तो संसद में आवाज़ उठाई थी जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। उसको लेके मैंने 70 दिन 20,000 किलोमीटर की यात्रा की हिंदुस्तान की, और 4.25 करोड़ हस्ताक्षर और मिस कॉल अलर्ट लोगों से एकत्र किए। अभी तक 7-8 मुख्यमंत्री समर्थन कर चुके हैं, 272 सांसद समर्थन कर चुके हैं, केंद्र के 18 मंत्री कर चुके हैं। हम अब तक पहुंच नहीं पाए थे उस यात्रा के दौरान, लेकिन आज इस इंटरव्यू के बहाने हम आपका समर्थन मांगते हैं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की एक समग्र नीति तो होनी चाहिए और उस पर व्यापक चर्चा किया जाना चाहिए। व्यापक चर्चा के बाद किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच करके कोई पॉलिसी बनती है पूरे देश के हित में, मुझे लगता है उसका स्वागत होगा। क्योंकि हमने लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान वाली स्थिति यहाँ पर आ गई है। ऐसी कोई स्थिति भारत के अंदर नहीं आने वाली है। ये नया भारत है। नया भारत हर भारत विरोधी गतिविधि का डट करके मुकाबला करेगा और ऐसी किसी भी साजिश को नेस्तनाबूद करेगा। तो एक बात तो स्पष्ट है कि अगर नियत साफ हो और नीति स्पष्ट हो तो नियति अपने आप तय हो जाती है, और ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में लिए गए इस इंटरव्यू में स्पष्ट कर दी थी। लेकिन अब ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में ये बड़ा कठोर कानून, बड़ा कानून लाया जा रहा है जो इस देश की आवश्यकता भी है, तो इस पर विरोधी परेशान क्यों है? क्या पॉपुलेशन कंट्रोल इज इक्वल टू वोट बैंक कंट्रोल हो जाता है? और अगर ऐसा है तो सरकार इस अविश्वास को विश्वास में कैसे बदलेगी? ये तमाम सवाल होंगे और जनसंख्या से जुड़े हुए वो सामाजिक प्रश्न भी होंगे जिसे हमें और आपको अकेले में बैठकर समझना होगा, उसका आकलन करना होगा। आइए स्वागत करते हैं, दो विशेष अतिथि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहती हूं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ केन्या से जुड़ रहे हैं जाने माने हिंदू विचारक संतोष तिवारी जी। संतोष जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और बहुत बहुत स्वागत। और मैं सीधे सबसे पहले सच्चिदानंद जी आपके पास आना चाहती हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये मुद्दा, जिसे राजनीतिक चश्मे से टटोलने और देखने की कोशिश की जा रही है, जिसे मजहबी रंग देने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की मांग है, समय की मांग है। सच्चिदानंद, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी निर्णय लिया है जो काफी लंबे समय से केवल नारों तक सीमित रहा, हम दो हमारे दो या परिवार नियोजन, इस प्रकार केवल विज्ञापनों तक। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है वो वास्तव में इस देश के लिए नहीं अपितु पूरे हमारे इस सामाजिक परिदृश्य के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ था। और उस दिशा में एक कदम, आज क्रांतिकारी कदम बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश ने अग्रेसर की भूमिका अदा करके किया है।
यह पूरे देश की समस्या है और देश में भी इस प्रकार के विषय उठते रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 15 अगस्त को जो अपना भाषण दिया था उसमें देश की जनसंख्या के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कोई ठोस पहल की आवश्यकता प्रतिपादित की थी और 2019 में एक संसद में भी एक विधेयक एक सांसद महोदय के द्वारा इसी आशय का लाया गया था जो आज उत्तर प्रदेश में जिस पर क्रियान्वयन हुआ है। स्वाभाविक रूप से मुझको लगता है कि कुछ निहित स्वार्थों के चलते, राजनीतिक स्वार्थों के चलते इस देश में इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस पहल नहीं की गई, क्योंकि जब जानते हैं गणित सीधा सीधा अर्थशास्त्र है कि जहां जनसंख्या बढ़ती है वहां गरीबी बढ़ती है, जहां जनसंख्या बढ़ती है वहां भ्रष्टाचार बढ़ता है। और देश में लंबे समय तक जो शासन करता है वो हमेशा चाहते थे कि इस देश में गरीबी बनी रहे और हम गरीबी हटाओ का नारा लेकर जो है वो तो बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आती है कि जनसंख्या बढ़ती है तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही गणित है ना। यहाँ गणित कहता है कि जनसंख्या बढ़ती है तो वोट बैंक बढ़ता है और इसीलिए देखिए विरोध शुरू हुआ। उसी विषय पर मैं जा रहा था कि उन्होंने गरीबी को इसलिए स्थायित्व प्रदान किया कि गरीबी हटाओ का नारा लगाकर गरीबों के वोट प्राप्त कर लेना और सत्ता हासिल कर लेना, ये लगातार जो सत्ता में थे उन्होंने आजादी के बाद से इस प्रकार से जनसंख्या का उपयोग केवल किया, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोई पहल नहीं की, अपितु वो बढ़ती रहे। हम गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे और सत्ता प्रदेशों में केंद्र में हासिल करते रहे, यही भाव उनका रहा और वो इसी राज करते रहे। ये पहली बार हुआ है कि आजादी के बाद ये पहली बार क्रांतिकारी कदम और इस दिशा में जनसंख्या नियंत्रण दिवस पर कोई क्रांतिकारी पहल हुई है, ये पहली बार हुआ है और यह देश की आवश्यकता है। यह बिना वोट बैंक की चिंता करते हुए देश की चिंता, राष्ट्र की चिंता और राष्ट्र के नागरिकों की चिंता की जो हमारे संसाधन है, उन संसाधनों का देश सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि, इसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जाना बहुत पहले ही चाहिए था। लेकिन चलिए, आपने अभी शुरुआत की और हम समझते हैं कि दूरगामी एक राष्ट्रीय कानून भी बहुत जल्द हमारे सामने उस परिणाम के साथ सामने आएगा। लेकिन इन सबके बीच देखिए, जो हमारे देश में एक विशेष वर्ग है वो हैरान परेशान हो गया, हलकान है और इसीलिए ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो हजम नहीं हो रही हैं। अब देखिए फरहत अली खान क्या कुछ कहते हैं, पहले सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। गांधी के ज़माने में बहुत ज़ोर दिया गया, जबरन नसबंदी की जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। तो ये कानून जो लेकर आ रहे हैं, इससे इनको भी अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा। मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद देने की बात कर रहा हूं। आज जरूरत है जनसंख्या पर नियंत्रण करने की कि हम आबादी को, बढ़ती हुई आबादी को कैसे कंट्रोल करें। तो लाजमी सी बात है कि हम लोगों को अगर हम अपनी आबादी पर कंट्रोल कर जाते हैं तो हर तरह का फायदा पहुंचेगा। लेकिन देश की और प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी यानी मुसलमानों की आबादी इसको हमेशा गलत तरीके से ही लेती है। वो ये समझती है कि जो कानून बन रहा है या जो कानून बनाया जाएगा वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके बनाया जाएगा। ये एक सोच -2% लोगों की है, जो लोग राजनीति करते हैं, जो लोग मदरसों में बैठे हुए हैं, जो लोग खाने खाओं में बैठे हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी मुसलमानों को भड़काने और बहकाने में चलती है। ये सिर्फ वही लोग हमारी कौम के लोगों को बहकाते और भड़काते हैं।
संतोष जी, सीधे आपके पास आती हूँ। आपने सुना बयान, जो ये बयान आते हैं, जो ये प्रतिक्रिया आती है, वो ये बताती है कि एक विशेष वर्ग हल्कान परेशान हो जाता है, क्योंकि ये कहा गया है, पहले भी कहा गया है और आज भी ये सुनाई दे जाता है कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है, हम बार बार ये कहते हैं कि ये कानून किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, सबके लिए, लेकिन वो विशेष तबका जरूर परेशान हो जाता है। तो नीयत क्या उनकी भी साफ नजर आती है कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान? संतोष जी। बिल्कुल जी संतोष जी, कंटिन्यू करें प्लीज। लावनी जी, पीछे कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है जी, थोड़ा पैनल ठीक करें आप सर, अपनी बात कंटिन्यू करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि इसकी प्रेरणा हदीस से आती है। हदीस में मोहम्मद साहब ने कहा था, उनका एक संस्मरण है जिसमें वो कहते हैं कि कयामत के दिन वो उससे खुश होंगे जिसने उम्मत को बढ़ाने में कार्य किया हो। तो आप कई बार देखेंगे कि बहुत सारे पढ़े लिखे फॉलोअर ऑफ इस्लाम हैं जिनके परिवार में 8-8, 9-9 बच्चे होते हैं। उसका कारण यहाँ से है, पर हमें उनको समझाना पड़ेगा। जब तक ये शिक्षा लोगों के बीच में पहुंचेगी, विशेषकर महिलाओं के बीच में ये शिक्षा पहुंचेगी, तब वैसे ही जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर में कार्य शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, समस्या सुविधाओं के ऊपर में जोर पड़ने की नहीं है। समस्या हमारे भारत के संवैधानिक ढांचे के ऊपर में भी आने वाली है। समस्या जो है वो हमारे भारत में बढ़ते हुए जो हमारा सेक्युलर फैब्रिक है। आप ध्यान रखिए, जिस जगह पे जनसंख्या का अनुपात बदला है, वहां एको हम द्वितीय नास्ति को मानने वाले, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, बिना नाम लिए कहूंगा, उन लोगों ने वहां पर सेक्युलरिज्म या जो सबको लेकर चलने वाली बात है वो नहीं होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कैराना का, मैंने उदाहरण दिया था कश्मीर का। आज कश्मीर के अंदर में हिंदू माइनॉरिटी बन चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारे करीब 65 जिले ऐसे हैं, 65 के आसपास भारत के अंदर में संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन डिसिसिव नहीं है या डिसीजन मेकर वाली स्थिति में नहीं है। तो इस स्थिति में उस जगह से किसी भी गैर मुस्लिम का चुनकर आना असंभव है। पिछले 7-8 लोकसभा चुनावों में हम इसको देख चुके हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या सहिष्णुता है? तो इसलिए ये भी एक समस्या है जिसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले बातचीत में लेबनान का उदाहरण दे रहा था। लेबनान पहले अपने आप में एक पूरी तरह सेकुलर स्टेट था जहां पे क्रिश्चियंस की बहुतायत थी, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वहां पर पॉपुलेशन जो है वो इस्लामिस्ट की बढ़ गई, और उसके बाद वो देश इस्लामिक राज्य में बदल गया। और उसके बाद जैसे ही वो इस्लामिक राज्य में बदल जाता है, वहां पर दूसरे लोगों के लिए सहिष्णुता कम होती चली जाती है। ऐसा ही उदाहरण आप देखेंगे कि जहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे दुनिया में आज की तारीख में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है 6.8% के आसपास, वो है नाइजीरिया में, नाइजर देश में। नाइजीरिया के पीछे ईस्ट में है। दूसरे नंबर पर सोमालिया है। इन दोनों जगहों पे अगर आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा गरीबी है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो है वो गरीबी या कहना चाहिए विकास को रोकने की में डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं उपासने जी की बात का समर्थन करता हूं कि हमें सिर्फ एक तरफ नहीं देखना चाहिए कि इसका धार्मिक एंगल है, इसका एक इकोनॉमिक एंगल भी है। ध्यान रखिए, जहां पर भी शिक्षा आ गई है, जहां पर भी लोगों में जागृति आ गई है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, वहां पर ग्रोथ रेट कम होती गई है। एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा है कि हमें कानून बनाकर इसमें कठोरता लानी पड़ेगी, तभी हम चीन की तरह अपनी आबादी के ऊपर में कंट्रोल कर पाएंगे। सहमत, यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सच्चिदानंद जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे कानून में, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है इस पहलू में कि कानून बन जाएगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? हम बार बार कह रहे हैं कि आबादी बढ़ेगी तो स्कूल्स नहीं होंगे, डॉक्टर्स नहीं होंगे। कोरोना के टाइम पे हमने देखा ही, जो फैसिलिटीज जिसको जिसे जन सुविधाएं कहा जाता है, वो सुविधाएं जन जन तक नहीं पहुंच पाएंगी। ये सारे बेसिक्स हैं, ये हर कोई जानता है। इवन दो जो विरोध कर रहे हैं वो भी ये जानते हैं, लेकिन उन्हें तो वोट बैंक देखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून बनने के बाद इंप्लीमेंटेशन कैसे,
छोटे मोटे रूप में तो हम देख रहे हैं ना, 12 हमारे यहाँ राज्य हैं, छोटे मोटे रूप में इस तरीके का कानून लागू है, कहीं पर चुनाव नहीं करने के लिए दिए जा रहे हैं, कहीं कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है अगर वो गवर्नमेंट जॉब में, छोटे मोटे रूप में कानून कहीं ना कहीं है, लेकिन जो एक रूपता होती है वो एक रूपता नहीं है, और एक रूपता इसीलिए नहीं है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। नहीं लगता आपको कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती इंप्लीमेंटेशन की भी होगी, सच्चिदानंद जी? देखिए, किसी भी कानून को बना लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उस कानून का क्रियान्वयन करना ये समाज की जिम्मेदारी है। जब तक हम समाज इस दिशा में जागरूक नहीं होगा, नागरिकों को जागरूक नहीं किया जाए, क्योंकि यह अंततः यह कानून और देश हित का कानून है, प्रदेश हित का कानून है, जनता के हितों का कानून है। यह कोई एक सामाजिक ढांचे के विरुद्ध नहीं है। जो ये कहते हैं कि हमारे विरुद्ध है, तो आप अपने ही समाज का अध्ययन कर लें कि आपने अपने समाज में जो जनसंख्या बढ़ाई है वो क्या देश के किसी हित में काम कर रही है, क्या देश का हित में काम कर रही है? आज यदि वो उनके समाज को देख लें तो उसमें पंचर बनाने वाले ज्यादा दिखेंगे। जितने आज अपराध होते हैं, अपराध की श्रेणी में यदि किसी का नाम आता है तो उसी समाज के लोगों का नाम आता है। आखिर यह क्यों है? आखिर इसके पीछे ये जनसंख्या वृद्धि ही कारण है। यह मैं मानता हूं कि यह केवल एक राजनीतिक स्वार्थ और केवल एक विरोध का विरोध करना है कि योगी जी चूंकि हिंदूवादी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है, इसलिए उनका विरोध एक समाज के द्वारा जो कूट कूट कर आजादी के बाद से भरा गया है कि हमको कोई भी काम करे तो उसका विरोध करना है। हमको यह आज इस विरोध को छोड़ना पड़ेगा और इस कानून को क्रियान्वयन करने के लिए देश हित में हमको सामाजिक जो हमारा ढांचा भी बना है, हमारी यदि रूढ़ी से चली हुई बातें भी है, तो उसको भी हमको त्यागना पड़ेगा कि इस कानून से हम अपने परिवार को भी देश के हित में कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को, और वो रूढ़िवादी प्रक्रिया जो चली आ रही है उसे तोड़ेगा कौन, छोड़ेगा कौन, त्यागेगा कौन, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि त्याग करने वालों की जिनसे हम अपेक्षा रख रहे हैं कि वो त्याग करेंगे, ऐसा वो त्याग नहीं करेंगे। उन्होंने तो उस चीज में वोट बैंक देख लिया है, उन्होंने तो देख लिया है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट की तरफ, इस्लामिक कंट्री की तरफ लेकर जाना है। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। एक छोटा सा ब्रेक सर लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। मुद्दा बहुत संजीदा है, हम हर बार कहते हैं, हम जब ऐसे विषयों पर बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसमें रंग नहीं दिखाई देता होगा, इसमें नजर नहीं आता होगा कि इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, लेकिन जरा संजीदगी के साथ सोचिएगा कि तू मैमे की बहस से ऊपर उठकर देश हित में सोचने की जरूरत है। जनसंख्या अगर बढ़ती है तो इसका नुकसान इस समाज में रहने वाले हर तबके को, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर जवान को हो रहा है, और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून, समय और देश की मांग। राज्यवार तो अब इस कानून पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक राष्ट्रीय कानून कब आएगा, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जब नीति स्पष्ट हो रही है तो देखिए विपक्ष किस तरह से परेशान और हलकान है, और ऐसे ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कहीं से भी इस देश के एक नागरिक को, एक बड़ी पार्टी के राजनेता को शोभा नहीं देते, जो कि पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद क्या कुछ कहते हैं, जरा सुन लीजिए। ये गलत करना चाहिए। पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, उसके बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि ऑपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, उसके बाद क्या होगा। सच्चिदानंद जी, सीधे आपके पास आती हूँ। सलमान खुर्शीद साहब पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन देखिए बयान, ऐसे बयान जो निश्चित रूप से चुनौतियां खड़ी करेंगे, जिनके ऊपर आप कह रहे हैं ना कि दारोमदार है समझाने का, समझाने वाले ऐसे होंगे तो समझेगा कौन? देखिए, ऐसे ही लोगों ने इस कानून को आज तक नहीं आने दिया। ये तो स्वाभाविक है, जब ये कानून आने का विचार किया गया होगा तब उस समय इन बातों पर भी विचार हुआ कि ये तत्व जो एक प्रकार से देश का कभी हित नहीं चाहते हैं, जिन लोगों ने हमेशा देश में जो भी निर्णय होते हैं, कानून बनते हैं, उसके विपरीत ही काम किया है। ऐसे ऐसे है कि अदालतों के आदेश के बाद अदालतों में उपस्थित नहीं होना, गिरफ्तारियां नहीं देना, वारंट को वापस कर देना,
ये जो अपने देश की मान्य संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को भी इन्होंने, संवैधानिक संस्थाओं को भी कूड़े के रूप में स्वीकार किया, मानने से इनकार कर दिया। तो ऐसे लोगों को, इनकी बातों पर यदि देश झुकने लग गया या कानून बदलने लग गए, तो मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़ी हमारी कमजोरी होगी। ऐसे जिस प्रकार से टीएन शेषन ने एक ही समय में चुनाव के कानून तो थे, उसको किस प्रकार से लागू किया और उस वर्ग से लागू कराना जो देश की बागडोर संभाले हुए थे, उनको बता दिया कि ये चुनाव कानून जो है ये किस प्रकार से निर्वाचन आयोग डंडा चलाकर इसको लागू करा सकता है। तो मैं मानता हूं कि इस कानून में प्रावधान इस प्रकार से करने होंगे, किए भी गए हैं। उन प्रावधानों के साथ जब तक इनकी सुविधाएं नहीं छीनी जाएंगी, अदालतें जब तक इनको बातों के कानून इतना सख्त हो कि कहीं न कहीं उसमें से रास्ता निकालने की कोई बात ना हो, और ऐसे लोग तो चिल्लाएंगे ही, उनकी चिंता हम क्यों करें? हमको तो देश के बहुसंख्यक वर्ग की चिंता करनी है, जो आज पीड़ित है, जो आज जनसंख्या के कारण अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहा है, उनकी शिक्षा नहीं कर पा रहा है, उनको उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहा है, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जो वास्तव में इस देश की एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी से पूरा परिवार पढ़ लिख कर परेशान होने वाला नौजवान आज डिग्री हाथ में लेकर घूमता है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता है। फिर तो ऐसी परिस्थितियों में फिर तो हम जो अपील कर रहे हैं कि ये राज्यवार कानून से काम नहीं चलेगा, एक राष्ट्रीय कानून लाने की जरूरत होगी। तो राष्ट्रीय कानून का ड्राफ्ट कब तैयार करने वाले हैं आप लोग? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त के अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है, तो निश्चित रूप से उनके मनोमस्तिष्क में इस बात की स्पष्ट कल्पना है। और जिस प्रकार से एक को परिवर्तन 3 तलाक कानून से लेकर के जिस प्रकार से वो इस देश में जो वर्षों से चली आ रही है एक प्रकार की कुसंगतियां हैं, उनको उसको देश हित में बदलने की जो एक पहल हो रही है, वो उनके वाणी से झलकती है। यदि जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा सो किया, उनका एक मूलमंत्र मुझको लगता है कि ये शुरुआत भी उनकी ही सहमति से उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई है, जो देश में एक मिसाल के रूप में और देश में भी लागू होने यानी आगाज हो गया है, अंजाम तक पहुंचना है। लेकिन संतोष जी, एक बड़ा सवाल यह है कि उस अंजाम तक पहुंचने के लिए, उस आखिरी प्रतिफल तक पहुंचने के लिए कांटों भरे रास्ते हैं, उन रास्तों पर चलना है। लेकिन उस रास्ते पर चलते चलते मैं चाहूंगी कि जो आंकड़े आपने, जब पिछले डिबेट में आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत सारे दर्शक हो सकता हो उस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हो, मैं चाहूंगी कि जरा साधारण भाषा में कुछ आंकड़ों के जरिए आप हमारी जनता को बताइए कि क्यों आज हम चीख चीख के कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून राष्ट्रीय रूप में आ जाना चाहिए, पूरे देश में यह कानून आना चाहिए, क्यों जरूरी है? संतोष जी। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले सलमान खुर्शीद जी के भाषण के ऊपर में कहना चाहूंगा कि देश आज देख रहा है कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त 3 पीढ़ियों से राजगद्दी पर बैठे हुए लोग अपने बहुजन समाज के लिए जब अपने समाज को एड्रेस करते हैं तो वो सिर्फ उन्हें वोट बैंक की तरह देखते हैं। क्या सलमान खुर्शीद जी 5 बच्चे या 7 बच्चे कर रहे हैं? नहीं। क्या हैदराबाद में शिया संप्रदाय के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, क्या उन्होंने 9 बच्चे किए हैं? उत्तर है नहीं। लेकिन वो जब अपनी पब्लिक से बात करते हैं, जब अपने वोट बैंक से बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी अपनी औलाद बढ़ाओ, दुनिया पे छा जाओ, यही जिहाद है, जनसंख्या जिहाद है और ये दीन का काम है। इनको सत्ता और शक्ति के लिए सब कुछ चाहिए। नाउ अब मैं आता हूं आपके पूछे हुए प्रश्न के ऊपर में। आपने जो कहा है जनसंख्या, देखिए देश की जनसंख्या हर वर्ष में करीब करीब 1.25 करोड़ के आसपास बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव के समय में वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न करेंगे। ध्यान रखिए, ये तो ऑलरेडी जितने रोजगार पैदा हो रहे हैं, उतने रोजगार से ज्यादा लोग पहले से जो बेरोजगार हैं उस भीड़ में लंबी होती जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैंने जैसा पिछली बार कहा था कि अगर जनसंख्या वृद्धि दर 2% है तो किसी भी देश की जनसंख्या 35 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ये आर्थिक और राजनीतिक बात नहीं है, ये आंकड़े हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है। हमारे यहाँ भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर में पिछले 25-30 सालों में कमी जरूर आई है, पर फिर भी इसका डेमोग्राफिक चेंज जो है वो डिफरेंट है। जैसा कि मैंने पिछले 1 घंटे पहले की बातचीत में बताया था कि हिंदू ग्रोथ रेट और मुस्लिम ग्रोथ रेट में आज भी काफी अंतर है।
जिस तेजी से इस्लाम के मानने वाले लोगों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, प्रति महिला जो बच्चों की संख्या है उसमें पहले से 30 साल पहले से गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी वो अलार्मिंग रूप में बहुत ज्यादा है। और इसका सीधा प्रत्यक्ष हम लोगों ने असर देखा कोरोना काल में, जिस तरह से हॉस्पिटल के बाहर सारे देश में परिस्थितियां बदली हुई थी। ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष में भारत में 550 मीट्रिक टन पर डे ऑक्सीजन की, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के प्रोड्यूस करने की क्षमता थी 550, और उसमें देश पिछले 70 साल से चल रहा था। लेकिन इस साल मार्च में वो हमारे पास 12,000 टन पर डे की कैपेसिटी आने के बाद में भी जो हुआ टीवी में, वो आप सभी ने देखा। तो मतलब आप समझिए कि अब हम ऑलरेडी, हमारे पास आज 2 बच्चों को पालने के लिए और उनको खिलाने के लिए जब तक नहीं हो जाता तब तक हमको उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक और उदाहरण उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। मेरा मूल जो है पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश गोरखपुर से ही है, मैं योगी जी के एरिया से ही आता हूँ। हमारे यहाँ गांव में जो किसान है, 90% किसानों के पास में 1 एकड़ से कम जमीन है। अब अगर उनके 5 बच्चे होंगे या 7 बच्चे होंगे तो वो 1 एकड़ अगली पीढ़ी में 7 लोगों में बटेगा। फिर क्या होगा, बीच में मेड़ लगेगी और कोई खेती नहीं कर पाएगा। आज की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट हैं, इसके अलावा इवन महाराष्ट्र के ग्रामीण अंचल से, राजस्थान से पलायन हो रहा है। गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है, ये पलायन का मुख्य कारण है जनसंख्या, क्योंकि जो कृषि प्रधान देश होने के बाद में लोगों के पास में दूसरे साधन नहीं है, तो लोग अपना गांव छोड़कर शहर में आ रहे हैं और शहर की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह चरमराती जा रही है। आप कितनी भी फैसिलिटी क्रिएट कीजिए, रोज इतने ज्यादा लोग बढ़े जा रहे हैं कि वो सारी सुविधा जो है वो ओवरवेल्म हो जा रही है। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में एक लाइन और आगे बोलना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे कि खाली खेत की ही बात नहीं है, केवल खेती की ही बात नहीं है, आप इसके अलावा जब बेरोजगारी बढ़ती है तो अराजकता फैलती है, और अराजकता फैलने से फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है। आपके टैक्स पेयर्स तो कम है। यही तो आंकड़े कहते हैं कि जो भी क्राइम होते हैं और जो भी क्रिमिनल उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो निश्चित रूप से बढ़ी हुई आबादी के कारण ही है, क्योंकि रोजगार नहीं है तो फिर क्राइम भी बढ़ेगा। ये साधारण सी बात है, लेकिन यही साधारण बातें तो हमारे देश में नहीं समझ में आती हैं। और जो लोग इस पर राजनीति करते हैं, सच्चिदानंद जी, चलने का वक्त हो रहा है, समापन का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनको भी तो सबक सिखाने की जरूरत है। सत्ता आपके हाथ में है, सरकार आपकी है, ऐसे गद्दारों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? इस देश में मैंने कहा कि जब भी सीएए का कानून आया तो इन लोगों ने किस प्रकार से विदेशियों के साथ लेकर इस राष्ट्र में अशांति निर्माण करने का काम किया, किस प्रकार से किसानों का हित का कानून आया, किस प्रकार से उसके खिलाफ ये जिहाद करने लग गए, जबकि किसानों का जितना भला इस सरकार ने किया और कर रही है वो देश की जनता देख रही है, किसान देख रहे हैं। तो इस कानून के आने के बाद भी इनसे वैसे ही निपटना पड़ेगा कि देश पहले है, आप बाद में है। जितने प्रकार बिल्कुल, तो देश सर्वोपरि और देश की 100 समस्याओं का एक समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसे धरातल पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और असम की सरकार ने एक बड़ी नीति सामने रख दी है। लेकिन यह नीति राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो, राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, हम इसी की अपील सरकार से करते हैं और विपक्ष से ये उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सार्थक सकारात्मक भूमिका है, विपक्ष को देश को सर्वोपरि रखते हुए उस भूमिका में भी आ जाना चाहिए। उम्मीद तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज आपने हमारे बीच रखी। चलते चलते जरा आपको सुना देते हैं कि स्वामी चक्रपाणी संत समाज से भी जो साधु संत हैं वो भी इस चीज को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कितने एक्टिव हैं और क्यों जरूरत बता रहे हैं, जरा जल्दी से सुन लेते हैं। इसका विरोध, जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो 4 और 40 वाले विचारधारा के हैं, जो एक जिहादी मानसिकता के हैं, और उसको हवा देने का काम जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, निश्चित रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और ये पराकाष्ठा न सिर्फ देश के विरोध में है, बल्कि समाज और मानवता के हित में भी नहीं है।
440 वालों को भी समझना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा तो तमाम सुविधाएं भी उनको मिलेंगी जो अभी तक कई बार मिल भी नहीं पाती हैं। समझना सभी को होगा क्योंकि ये देश और समाज की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी तस्वीर हमारे बीच जल्द ही, एक सुंदर और बड़ी तस्वीर हमारे बीच होगी। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे बीच जल्द ही हो, इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से अपने अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।